समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये क्लियरिटी हम आपको अपने प्रोग्राम में देंगे। सब कुछ शुभारती टीवी आपको बताएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभारती टीवी। मेरा नाम दिव्या पांडे है। आज का कार्यक्रम खासकर उन अभ्यर्थियों के लिए है जो अपने दिल में सिविल सेवा परीक्षा पास कर आईएएस तथा आईपीएस बनकर इस देश की सेवा करने का जज्बा रखते हैं। आज हमारे देश में भारत सरकार तथा राज्य सरकार के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में क्लास 1 से लेकर 4 तक सरकारी नौकरी प्रोवाइड कराई जाती है। हमारे देश में मल्टीनेशनल कंपनी टाटा, रिलायंस जैसे ख्यातिपूर्ण कंपनी भी हैं जो देश के शिक्षित नवयुवकों को बड़ी सैलरी प्रोवाइड करने के साथ तमाम वह फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती हैं जो सरकारी नौकरी से भी कहीं ज़्यादा है। इसके बावजूद भी हमारे देश के लाखों विद्यार्थियों का सपना यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा पास कर आईएएस तथा आईपीएस बनने का होता है। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विस परीक्षा सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। हर साल तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी यूपीएससी परीक्षा देते हैं। महज 800 से 1000 विद्यार्थियों का ही चयन हो पाता है। आज का कार्यक्रम खासकर उन अभ्यर्थियों के लिए है जो अपने दिल से सिविल सेवा परीक्षा पास कर आईएएस तथा आईपीएस बन इस देश की सेवा करने का जज्बा रखते हैं। आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे स्टूडियो में आए हुए मेहमान मिसेस बबीता जैन जी, यह रेप्यूटेड प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल हैं और इनका शिक्षा के क्षेत्र में 25 सालों का एक्सपीरियंस है। ये डबल मास्टर्स हैं। ये एक सोशल एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डेवलपमेंट स्कीम के तहत काम किया है। ये 15 सालों से अंडर प्रिविलेज विद्यार्थियों को पढ़ाने का सराहनीय कार्य कर रही हैं। विद्यार्थियों के उत्थान में हमेशा यह अग्रणीय भूमिका निभाते पाई जाती हैं तथा श्री अनिल अहलावत चेयरमैन ऑफ प्राइवेट स्कूल है। इन्हें शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 26 सालों का अनुभव है। यह एनआईएसए जो बजट स्कूल की एजुकेशन के लिए काम करती हैं के सदस्य हैं और यह अहम रोल निभाते हैं। ये एक बेहतरीन मोटिवेटर हैं जो न केवल शिक्षा बल्कि ह्यूमन वैल्यू पर भी समाज में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। शिक्षा और व्यवसाय के क्षेत्र में स्टूडेंट्स को हर संभव मदद करते हैं एवं करियर से संबंधित जानकारियां देने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पर चर्चा हेतु जाना इनका सर्वप्रथम उद्देश्य होता है। तो आज हम अपने पैनलिस्ट से यूपीएससी यानी पब्लिक यूनियन सर्विस कमीशन के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। अब मैं अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे स्टूडियो में आए हुए मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारे दर्शकों को यूपीएससी परीक्षा के बारे में डिटेल्स में जानकारी दें। सबसे पहले मैं दिल से शुभारती टीवी का धन्यवाद, जिसके माध्यम से मुझे इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला है। आज हम चर्चा करने वाले हैं संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा के बारे में। साथियों, मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहूँगा कि संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विस परीक्षा सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। हर साल तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी यूपीएससी परीक्षा देते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही सफल होते हैं। सफल होने वालों की संख्या 1000 से भी कम होती है। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये परीक्षा कितनी टफ है। दरअसल इसे पास करने के लिए उम्मीदवारों को बहुत खास स्ट्रेटजी पर काम करना पड़ता है। इस परीक्षा में उम्मीदवारों की सिर्फ बौद्धिक क्षमता को ही नहीं बल्कि मानसिक स्तर, पर्सनैलिटी को भी परखा जाता है। यूपीएससी परीक्षा के लिए न्यूनतम योग्यता यह है कि उम्मीदवारों के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। जो उम्मीदवार परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं या अपने अंतिम वर्ष में हैं, वे भी यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में बैठने के लिए पात्र हैं। ऐसे सभी उम्मीदवार जो यूपीएससी परीक्षा में बैठने के लिए योग्य हैं, उनमें मुख्य आईएएस परीक्षा के लिए आवेदन के साथ
उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने की पुष्टि सुनिश्चित करनी होगी। तकनीकी और व्यावसायिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को सरकार द्वारा पेशेवर और तकनीकी डिग्री के बराबर मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। मेडिकल छात्र जो MBBS का अंतिम वर्ष उत्तीर्ण कर चुके हैं लेकिन अभी भी अपनी इंटर्नशिप पूरी नहीं कर पाए हैं, वे भी UPSC परीक्षा के लिए योग्य हैं। हालांकि मुख्य परीक्षा आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ विश्वविद्यालय संस्थान के संबंधित प्राधिकारी से डिग्री की पूर्ति का प्रमाण पत्र भी जमा कराना होगा। UPSC परीक्षा में शामिल होने के लिए अगर मैं आयु की बात करूं तो जनरल श्रेणी के लिए न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 32 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथियों, OBC श्रेणी के लिए यह न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं SC ST श्रेणी के लिए न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 37 वर्ष और PWBD के लिए आयु न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आप इस चीज़ के लिए आप एलिजिबल होंगे। धन्यवाद जो आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी UPSC परीक्षा के बारे में हमारे दर्शकों को दी। अब मैं अपने स्टूडियो में आए हुए दूसरे मेहमान से आग्रह करूंगी कि इस परीक्षा के बारे में और विस्तृत रूप से जानकारी हमारे दर्शकों को दें। सबसे पहले सुभारती टीवी तथा उसकी टीम को दिल से धन्यवाद तथा शुभकामनाएं। UPSC परीक्षा के बारे में हमारे स्टूडियो में बैठे साथी ने बहुत ही डिटेल में हमारे दर्शकों को जानकारी प्रदान की है। इस कड़ी में मैं कुछ चीज़ों को और जोड़ना चाहूँगी ताकि हमारे दर्शकों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। अब प्रश्न ये उठता है कि UPSC की तैयारी कैसे करें। हर सुयोग्य भारतीय का सपना होता है IAS, IPS, IFS के पद को हासिल करें। कई युवा तो कई सालों तक तैयारी करते हैं लेकिन सफलता उनके हाथ नहीं लगती, जबकि कुछ युवा साथी अपनी तैयारी इतने स्मार्ट तरीके से करते हैं कि उन्हें पहली बार में ही सफलता प्राप्त हो जाती है। वास्तव में सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपने मन को पूरी तरीके से इस कठिन परीक्षा के लिए तैयार करें। सिर्फ सपने देखने से और प्रतिभा होने मात्र से कुछ नहीं होता। प्रतिभा और मेहनत और व्यक्तित्व के कुशल तालमेल के साथ इस परीक्षा को अटेम्प्ट किया जा सकता है। IAS, IFS, IPS, IRS तथा अन्य प्रशासनिक पदों की नियुक्ति के लिए UPSC द्वारा आयोजित सिविल सर्विस परीक्षा पास करना होता है। इस परीक्षा के 3 चरण होते हैं, प्रीलिम्स, मेन और इंटरव्यू। इसमें 200-200 अंकों के 2 पेपर होते हैं। दोनों ही पेपर में वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोनों ही पेपर के लिए अलग अलग 2-2 घंटे का समय दिया जाता है। प्रीलिम्स में जो विद्यार्थी पास हो जाते हैं उसके बाद उनको मुख्य परीक्षा देनी होती है, जिसमें लिखित और इंटरव्यू दोनों शामिल हैं। लिखित परीक्षा में कुल 9 विषय होते हैं, जिनमें 2 क्वालिफाइंग सब्जेक्ट होते हैं और 7 विषय मेरिट के लिए होते हैं। सारे विषयों की लिखित परीक्षा का कुल योग 1750 होता है। अंतिम चरण का इंटरव्यू 275 का होता है। इस प्रकार कुल अंक 2025 होते हैं। मेन एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद उम्मीदवारों को पर्सनल इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाता है। यह इंटरव्यू लगभग 45 मिनट का होता है। उम्मीदवार का इंटरव्यू एक पैनल के सामने होता है। इंटरव्यू के बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। मेरिट लिस्ट बनाते समय क्वालिफाइंग पेपर के नंबर नहीं जोड़े जाते। UPSC परीक्षा पास करने के अलावा स्टेट PSC एग्ज़ाम्स पास करके भी IPS ऑफिसर बना जा सकता है। स्टेट लेवल का एग्ज़ाम पास करने के बाद SP बनने में 8 से 10 साल का समय लगता है। चयनित उम्मीदवारों को 1 साल की ट्रेनिंग के लिए पहले मसूरी और फिर हैदराबाद भेजा जाता है। भावी पुलिस अधिकारियों को भारतीय दंड संहिता, स्पेशल लॉ और क्रिमिनोलॉजी की ट्रेनिंग भी दी जाती है। ऑफिसर्स को फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है, जिसके ज़रिए आप UPSC की परीक्षा को बहुत अच्छे तरीके से क्रैक कर पाएंगे। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। अब बारी है फोन लाइन के माध्यम से दर्शकों को यूपीएससी के बारे में जो कोई भी प्रश्न है उनके प्रश्नों का जवाब देने की। इसी के साथ हमारे फोन लाइन पर पहले कॉलर जुड़ गए हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार सर, मेरा नाम संजीव है। मैं करोलबाग दिल्ली से बोल रहा हूँ। सर, मैंने पिछले साल 12वीं करने के बाद इग्नू के द्वारा डिस्टेंस एजुकेशन से ग्रेजुएशन की है। मेरा प्रश्न ये है कि डिस्टेंस एजुकेशन या ऑनलाइन के द्वारा ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी की परीक्षा में शामिल हो सकता हूँ? बिल्कुल संजीव, यूपीएससी परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन स्नातक डिग्री या डिस्टेंस एजुकेशन मान्य और स्वीकार की जाती है। यहाँ लागू होने वाले एकमात्र शर्त यह है कि ऑनलाइन स्नातक की डिग्री या डिस्टेंस मोड की डिग्री विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको यूजीसी कहते हैं, द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ रहे हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार सर, मेरा नाम दिवाकर है। मैं दरभंगा बिहार का रहने वाला हूँ। सर, मैं अभी ग्रेजुएशन के साथ साथ यूपीएससी की परीक्षा की भी तैयारी कर रहा हूँ। सर जी, मुझे यूपीएससी परीक्षा में बैठने की कैटेगरी वाइज अधिकतम आयु सीमा क्या है तथा अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट कितने अटेम्प्ट तक यूपीएससी के परीक्षा में शामिल हो सकते हैं? जी दिवाकर जी, बिल्कुल आपका सही सवाल है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि अगर कोई उम्मीदवार जनरल तथा ईडब्ल्यूएस कोटा से आते हैं तो उनकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष होना चाहिए तथा वह 32 साल तक की उम्र तक 6 बार यूपीएससी की परीक्षा दे सकते हैं। और अगर वहीं कोई उम्मीदवार ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो उनके लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तक का होना ज़रूरी है तथा वह 35 वर्ष तक की आयु पूरा करने तक 9 अटेम्प्ट यूपीएससी की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। जबकि अगर कोई उम्मीदवार एससी तथा एसटी कैटेगरी से आते हैं तो उनके लिए भी न्यूनतम सीमा 21 वर्ष लेकिन अधिकतम सीमा 42 वर्ष तक की होती है। अधिकतम आयु सीमा अर्थात 42 वर्ष तक यूपीएससी की परीक्षा में वो शामिल हो सकते हैं और उनके लिए अटेम्प्ट की कोई सीमा नहीं होती। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं आशा करती हूँ कि आपको आपका जवाब मिला होगा। अब हमारे अगले कॉलर जुड़ रहे हैं लाइन में। कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार सर, मेरा नाम विकास है तथा मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। सर, मैं 50% विकलांग हूँ तथा जनरल कैटेगरी से आता हूँ। मुझे यूपीएससी की परीक्षा में शामिल होने की अधिकतम उम्र तथा अटेम्प्ट क्या हो सकती है? विकास जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। सामान्य वर्ग के शारीरिक रूप से विकलांग या विकलांग उम्मीदवारों को यूपीएससी द्वारा निर्धारित आयु 42 वर्ष तथा 9 प्रयासों का लाभ मिलता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे अगले श्रोता जुड़ रहे हैं लाइन में। कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रांजल है। मैं इंदौर मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। सर, मेरा प्रश्न यह है कि यूपीएससी की परीक्षा के लिए कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट रख सकते हैं? हेलो प्रांजल, आपने ये पूछा है कि किन किन सब्जेक्ट्स के थ्रू आप यूपीएससी की परीक्षा दे सकती हैं। तो प्रांजल, यूपीएससी की परीक्षा हेतु एक उम्मीदवार को एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और वेटरनरी साइंस, मानव विज्ञान, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, भूगोल, भूविज्ञान, इतिहास, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलॉसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मनोविज्ञान, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, समाजशास्त्र, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी तथा भाषा असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, संथाली, तमिल, तेलुगु, उर्दू और अंग्रेज़ी में से किसी एक का चुनाव बतौर ऑप्शनल सब्जेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं आशा करती हूँ कि आपको आपका डाउट क्लियर हुआ होगा और तमाम जुड़े हमारे दर्शक जो भी ये चैनल देख रहे हैं, जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनका भी डाउट क्लियर हुआ होगा। अब हमारे अगले श्रोता जुड़ रहे हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार सर, मेरा नाम स्वाति है। मैं रांची झारखंड की रहने वाली हूँ। सर, मुझे यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के बारे में डिटेल से जानकारी दीजिए। स्वाति,
मैं आपको बताना चाहूँगा सिविल सर्विस के मेन एग्ज़ाम लिखित परीक्षा तथा इंटरव्यू शामिल हैं। लिखित परीक्षा में कुल 9 पेपर होते हैं, जिनमें 2 क्वालिफाइंग A और B और अन्य मेरिट के लिए हैं। इसमें एक भारतीय भाषा का चुनाव करना होगा जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई हैं। सारे विषयों की लिखित परीक्षा का कुल योग 1750 होता है तथा अंतिम चरण का इंटरव्यू 275 का होता है। इस प्रकार कुल अंक 2025 होते हैं। एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद उम्मीदवारों को पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। यह इंटरव्यू लगभग 45 मिनट का होता है। उम्मीदवार का इंटरव्यू एक पैनल के सामने होता है। इंटरव्यू के बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। मेरिट लिस्ट बनाते समय क्वालिफाइंग पेपर के नंबर नहीं जोड़े जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आपको आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। अब हमारे अगले श्रोता जुड़ रहे हैं लाइन में, कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार सर, मेरा नाम सौरभ है। मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा का रहने वाला हूँ। मैं अभी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। सर, मुझे यूपीएससी की तैयारी हेतु प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में पूछना है। हेलो सौरभ, आपने क्वेश्चन पूछा है कि आप यूपीएससी के लिए सिलेबस किस तरीके से प्रिपेयर करें। पहली बात तो आप अभी अंडर ग्रेजुएट हैं, तो आप इस परीक्षा के लिए एलिजिबल ही नहीं हैं। लेकिन अगर आप इस परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी अंडर ग्रेजुएट परीक्षा में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। उसके लिए यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में 2 पेपर का आयोजन करवाया जाता है और दोनों ही पेपर का सिलेबस अलग अलग होता है। पेपर 1 जनरल स्टडीज़ का होता है, जिसका महत्वपूर्ण टॉपिक होता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, भारतीय राजतंत्र और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे इत्यादि, आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि, पर्यावरणीय परिस्थितियां, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे प्लस सामान्य विज्ञान। इसमें प्रश्नों की संख्या 100 होती है। कुल मार्क्स 200 होते हैं। एग्ज़ाम टाइमिंग्स 2 घंटे का होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, गलत उत्तर देने का आपका मार्क्स 1/3 के रूप में काट लिया जाता है। तो जब आप एग्ज़ाम देंगे उसके लिए इस बात का आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। पेपर 2 भी जनरल स्टडीज़ का होता है, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल स्किल्स, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक नंबर्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा लाइक चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि 10th क्लास का लेवल का होता है। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 80 होती है। कुल मार्क्स 200 होते हैं। एग्ज़ाम टाइमिंग 2 घंटे का रखा जाता है। इसमें भी गलत उत्तर देने पर 1/3 नंबर पनिशमेंट के तौर पर काट लिए जाते हैं। वैसे डरने की बात नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करेंगे। धन्यवाद, आपने बहुत ही सही प्रश्न पूछा है। इससे अधिक जानकारी के लिए आप यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर और अधिक जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी पैनलिस्ट का, जो आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। आगे के सेगमेंट में हम कोशिश करेंगे कि स्कूल स्टूडेंट से भी करियर की अवेयरनेस के बारे में जान सके, उनको किस प्रकार की गाइडेंस मिलती है और उनकी शिक्षा के प्रति उनके पेरेंट्स का क्या सहयोग होता है। साथ ही यह भी जानेंगे, कोशिश करेंगे कि उनके स्वयं की रुचि किस फील्ड में है। करियर मंत्रा जैसे करियर ओरिएंटेड इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम उन्हें कैसे लाभान्वित कर रहा है, उनके करियर गोल को अचीव करने में क्या क्या हेल्प मिली, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड जॉब्स के बारे में, डिफेंस के जॉब्स के बारे में और अन्य करियर ऑप्शंस के बारे में। ये तमाम जानकारी लेने के लिए स्टूडेंट से सीधा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। नमस्कार,
आज हम स्कूल में मौजूद हैं एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक है करियर इन यूपीएससी। तो आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स जिनसे हम यूपीएससी के बारे में जानेंगे। एज अ करियर, एज अ फ्यूचर वो इसे कहाँ तक देखते हैं, इसके क्या क्या स्कोप हैं, इसके बारे में हम बच्चों से जानेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि यूपीएससी क्या है। यूपीएससी इज़ बेसिकली द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जिससे हम अपनी कंट्री की हेल्प कर सकते हैं। सो यू नो बाय टेकिंग आउट looking for everything that is happening in our district, so it's a good thing. You can serve your nation this way also. हर कोई चाहता है यूपीएससी क्रैक करना, लेकिन बहुत ही कम लोग जो हैं इसे क्रैक कर पाते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्रैक कर पाना और ना पाना वो तो अलग बात होती है, बट जो होती है स्पिरिट, लाइक बहुत सारे अटैम्प्ट्स हम दे सकते हैं। अगर कोई फर्स्ट अटैम्प्ट में फ़ेल हो गया, अगर उसमें स्पिरिट नहीं है तो वो सेकंड अटैम्प्ट देगा भी नहीं। हो सकता है कि वो सेकंड अटैम्प्ट में सिलेक्ट हो जाए। तो बस वो होता है कि हमें खुद पे विश्वास रखना चाहिए और फिर से अटैम्प्ट देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग पोस्ट है और हम बहुत सारी चीज़ें अलग बदल सकते हैं। जैसे कि मैंने देखा है कि काफ़ी स्टूडेंट्स काफ़ी अटैम्प्ट्स के बाद भी नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? इन फ्यूचर अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप स्विच कर देंगे या फिर इसी में मतलब आगे फ्यूचर बनाएंगे? अगर सारे अटेम्प्ट्स देने के बाद भी क्लियर नहीं हो रहा है तो हो सकता है हमारे लिए कुछ और बेटर ऑप्शंस हो, और नेशन को सर्व करने के लिए यूपीएससी इज़ नॉट एन ओनली ऑप्शन, सो वी कैन लुक फॉरवर्ड टू मोर ऑप्शंस रिलेटेड टू दिस फील्ड। जैसे कि यूपीएससी क्रैक करने के लिए, यूपीएससी करियर करने के लिए काफ़ी स्टेजेस होते हैं, तो मैं उसके बारे में कुछ जानना चाहूँगी। आप कुछ उस स्टेजेस के बारे में? There are 3 stages to crack UPSC. First stage is prelims. In that, a person gives MCQ based test. Second is mains. In mains, there is a paragraph based question, aptitude test. Instead of marking the answers, they judge on criteria on person's mental ability, on aptitude, whether they are able to process things out of their mind or whether they are out of generosity, whether they are emotionally based or whether they are critical thinking based. Third is the interview. In interview, it's not about the interviews we sound in CVs in corporate companies. These are a lot more different than that. These include critical questions, mind-intriguing questions. And these are only used to crux out of the critical main out of your mind. And mainly, the simple questions are asked whether your education is done from which university, are you being able to perform it well in your academics or not. And sometimes there is diversity in person's CVs. Person has followed another stream in his 12th, carried out his college in another stream and pursued a stream another. So diversities can be a big question to someone, but on the other hand it comes the interest a person is having in that paper. जैसे कि इन्होंने बताया आफ्टर 12 जो करियर है, कोर्सेज हैं, किस कोर्सेज की तरफ आप आगे बढ़ेंगे? After 12th, I would like to be a criminal psychologist or a forensic psychologist. Again, it is more of a government job, and since I want to be a part of the CBI, I have to give the UPSC, I think. And so for that, I would approach more courses that are more so related to psychology, related to the field of police investigations, civil servants, and then proceed with my further education. कोई भी फील्ड चूज़ करने के लिए उसमें इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, तो क्या ये बात सही है आपके नज़रिए से? Obviously, since we are, giving our life and we are going to spend most of our time in that course and we are investing a lot of time in that, so obviously we should be interested in that and we should enjoy what we are doing and not do it forcefully out of someone's influence or anything. It should be our own decision and our own personal interest towards it. जो यूपीएससी जो फील्ड है, इसी फील्ड को आप आपने क्यों चूज़ किया है? देखिए, इस फील्ड को चूज़ करने के पीछे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। उसमें से पहला तो होता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर मेरा इंटरेस्ट उस फील्ड में है तो डेफिनेटली अगर मैं उसमें अपना मन लगा के काम करूँगी, उसमें पढ़ाई करूँगी, तो मैं डेफिनेटली क्रैक कर पाऊँगी उसे। और अगर नहीं भी होता है मेरा, तो इसमें डीमोटिवेट मैं कहना चाहूँगी हर बच्चे को कि किसी को भी डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। और भी फील्ड्स होते हैं, अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं लोअर लेवल के, आप उन्हें डेफिनेटली निकाल सकेंगे, क्योंकि वो यूपीएस से थोड़े ईजी होते हैं। एंड उससे क्या है
कि आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप बाय उसके प्रिपेयर कर सकते हैं अपने मेन एग्ज़ाम के लिए, और साथ साथ आप एक गवर्नमेंट जॉब भी रख सकते हैं ताकि आपके पास एक इनकम सोर्स हो। जैसे कि काफ़ी वेब सीरीज़ आती हैं इससे रिलेटेड, तो आप भी देखते होंगे कुछ इंटरेस्टेड टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए यूपीएससी से रिलेटेड? जी देखते हैं, बहुत सारी वेब सीरीज़ आती हैं, वो मोटिवेट भी करती हैं हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए हमें पता लगता है कि ये कैसे वर्क करती हैं चीज़ें, और देखनी भी चाहिए बच्चों को, वो एक मोटिवेशन का हमारे लिए सोर्स होती हैं, तो डेफिनेटली हमें देखनी चाहिए। Basically, even if you clear one level of it, it means that you have achieved a lot, because बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए अटेम्प्ट करते हैं, और इवन अगर आप उस चीज़ की तैयारी भी करने में एक्सेल कर पा रहे हो ना, वो भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। कुछ लोग होते हैं जो इंटरव्यू लेवल तक तो क्लियर कर लेते हैं, लेकिन उनका इंटरव्यू क्लियर नहीं होता है, तो बेसिकली उस लेवल के लिए भी ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आप वहाँ तक पहुँचो, एंड attempting something like this will only end your life. Maybe आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाया because you are meant for something else, so you can try many things. There are many things in the world by which you can contribute your country, and even IAS officer की भी कई सारी fields होती हैं, तो आप उनको try कर सकते हैं। बात फिर से कंट्रीब्यूशन की आ जाती है, तो कंट्रीब्यूशन के लिए क्या सिर्फ यूपीएससी करना ज़रूरी है? बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बेटर ऑप्शंस हैं। यूपीएससी के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि करियर मंत्रा पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाते हैं, लाइक इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, बहुत सारे ऑप्शंस है। बट यूपीएससी इज़ अ थिंग वेर यू हैव पावर। लाइक हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है वो बहुत बार री रिटन हो गई है, जिससे वो जो रियल फैक्ट्स है वो छुप गए कहीं ना कहीं, तो उसे रिवील करने के लिए जो हमारे देश में अभी तक गलत हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सब सही चल रहा है, कुछ तो हिडन है, कोई तो मिस्ट्रीज़ है, उसको सॉल्व करने के लिए, और ताकि जो हमारी इंडिया की कंट्री है, सिटीजन्स है, उनको और बेटर वो अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मिली, उसके लिए आईएएस पावर उसके पास ज़्यादा होती है। जैसे कि उन्होंने बताया कि करियर मंत्रा के द्वारा हम दर्शकों को ये प्रोग्राम दिखा रहे हैं यूपीएससी से रिलेटेड, तो इसके बारे में आप हमारे देख रहे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि करियर मंत्रा एक वो साइट है जहाँ पे मैं औरों के व्यूज़ को सुनने के साथ साथ अपने व्यूज़ भी आगे रख सकती हूँ। इट इज़ अ रियली गुड वे टू कम्युनिकेट योर फीलिंग्स, योर थॉट्स, एंड टू गाइड अदर्स अराउंड you as well. It's a good source, a good platform to communicate with others, to tell people about your journey, and I definitely recommend all the students, sometimes parents as well, to watch this program, to watch this channel, to have some guidance, some support in life, and to know that just like them there are a lot of people who are pursuing something unique, something that is unique to them, and that they should not lose hope. There are endless opportunities, endless options for somebody to choose from, and Career Mantra, I think it really promotes that really well. आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पेरेंट्स दे डोंट वांट एनीथिंग बैड फॉर देयर चाइल्ड, दे आर द वेल विशर्स. Even if everyone is against you, your parents will always be standing with you, so they will never ever think of something that is bad for you. So to keep their hopes high, we should listen to them as they are our elders. We should listen to their advice, but in the end we should also do what we want, because it's our life and we are dedicating itself. So yeah. तो आज हमने स्कूल के बच्चों से जाना यूपीएससी के बारे में, मोटिवेशन के बारे में, कि अगर आप अटैम्प्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं तो हताश ना होएं, निराश ना होएं, फिर से प्लान बी चूज़ करें, फिर से उठें और फिर से करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था यूपीएससी में करियर कैसे बनाएं, आगे फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें करें, वो हमने बच्चों से जाना। धन्यवाद। जैसा कि हमने कहा था, आगे के सेगमेंट में हम करियर रिलेटेड अवेयरनेस के बारे में स्टूडेंट से जानेंगे। आज हमने इस विषय पर स्टूडेंट से करियर के क्षेत्र की ज़मीनी हकीकत को जानने की कोशिश की। यह केवल सैंपल मात्र है जिसे हम अपने प्रोग्राम करियर मंत्रा के माध्यम से आप लोगों के समक्ष ला पाए, और हमें आभास हुआ कि इस तरह के प्रोग्राम का एक स्टूडेंट की लाइफ में क्या महत्व है। साथ ही साथ कुछ विषयों पर अध्यापकों का भी दृष्टिकोण जानने का मौका मिला कि कैसे वो अपने स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन करते हैं, करियर प्रोग्राम को वो कैसे देखते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि करियर मंत्रा इस ज़मीनी हकीकत का निरीक्षण लगातार करते हुए स्टूडेंट्स का मनोबल बढ़ाता रहेगा। मैं आशा करती हूँ कि ये कार्यक्रम हमारे करोड़ों दर्शकों के लिए बहुत ही दूरदर्शी साबित होगा। साथ ही समय की पाबंदी को देखते हुए मैं ये कार्यक्रम को यहीं विराम देना चाहूँगी। निरंतर इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और अगर आपकी कोई भी जिज्ञासा रह गई हो तो नीचे दिए गए स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं,
उन पर संपर्क करें और उचित परामर्श लें। तब तक के लिए धन्यवाद। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, और ये क्लियरिटी हम आपको अपने प्रोग्राम में देंगे। सब कुछ सुभारती टीवी आपको बताएगा।